नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर एमसीक्यू जो कि हम यूपीएससी आईएएस या एमपीपीएससी या जो भी पीएससी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए डिस्कस करते हैं डेली के। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 फरवरी 2022 के। तो चलिए बिना देर किए इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि गोदावरी कावेरी नदियों को आपस में जोड़ने से इनको जोड़ दिया गया। आपको पता होगा गोदावरी नदी का पानी नागार्जुन सागर बांध में प्रवाहित किया गया है। ये आपको पता है कि इन दोनों को जोड़ा गया और इसका जो पानी है वो नागार्जुन सागर बांध में छोड़ा गया है। अब आपका सवाल ये है कि नागार्जुन सागर बांध आखिर किस नदी पर स्थित है? क्या वो कावेरी पर है, पेन्नार पे है, कृष्णा पे है या महानदी पर है? तो इसका सही जवाब है ये कृष्णा नदी पर है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। नालगोंडा जिले में स्थित नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैसोनरी डैम है, जो 124 पॉइंट यानी 124.663 मीटर ऊंचाई वाले 26 फाटकों से सुरक्षित है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कृषि सब्सिडी। जो कृषि के क्षेत्र में सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी मतलब सहायता, जो सरकार की तरफ से सहायता होती है ताकि किसान के ऊपर ज़्यादा जोर ना पड़े, उसके पैसे कम लगे, तो मतलब कुछ पैसे सरकार देती है, तो ये एक सब्सिडी है। तो कृषि सब्सिडी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, विकसित देशों की, देखो विकसित मतलब ये बात कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज़, है ना, तो भाई उन वो भी सब्सिडी देते हैं। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, जैसे कि भारत जो है डेवलपिंग कंट्री में आता है, लेकिन अमेरिका जो है वो डेवलप्ड कंट्री में आता है। तो ये पूछ रहे हैं कि विकसित देशों की कृषि सब्सिडी भारत जैसे विकासशील देशों की तुलना में अधिक है। मतलब जो विकसित देश हैं वो अपनी कृषि में ज़्यादा पैसे मतलब सरकार वहाँ की ज़्यादा पैसे देती है, या फिर हमारे जैसे विकासशील यानी जो अभी विकसित नहीं हुए हैं देश, जो विकास होने की कगार पे हैं, ये ज़्यादा देते हैं। तो आपको बताना है ये सही है, लेकिन पूछा ये है कि विकसित देशों की कृषि सब्सिडी भारत जैसे विकासशील देशों की तुलना में अधिक है, तो आपको बताना है सही कि नहीं है। दूसरा है विश्व बैंक ने विभिन्न, जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसने विकासशील यानी कि डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया और विकसित देशों यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक अमेरिका द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी, यानी ये भी सब्सिडी देते हैं, ये भी सब्सिडी देते हैं, पर कुछ सीमाएं आरोपित कर दी हैं। मतलब विश्व बैंक ने इनको एक लिमिट दे दी कि भैया इससे ज़्यादा मत करना, मतलब कुछ सीमाएं आरोपित की हैं। तो सवाल ये है, आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही है। क्या पहला ही सही है या दूसरा सही है, या दोनों ही सही हैं, या दोनों ही गलत हैं? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है कि सिर्फ एक सही है, पहला वाला। ठीक है, पहला सही है दोस्तों, दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि ये जो विश्व बैंक है ना, ये इसने नहीं कहा है विकासशील और विकसित देशों को कि सब्सिडी पर कुछ सीमाएं लगाइए। नहीं, ये किसने कहा है? ये हमारे कहा है विश्व व्यापार संगठन, है ना। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये विश्व बैंक ने नहीं बल्कि विश्व व्यापार संगठन ने कहा है, यानी WTO ने कहा है ये वाली बात। और पहला वाला सही था दोस्तों, क्योंकि जो विकसित देश हैं जैसे कि अमेरिका, ये 40% खर्च करते हैं अपने बजट का, है ना। और हम देखिए, हम अपनी GDP का लगभग सिर्फ 7.8% खर्च करते हैं। समझ पा रहे हैं आप सभी? चलिए अब अगला ले लेते हैं। अगला है लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला, कि जो लोक अदालत है मात्र दीवानी मामले, दीवानी मतलब सिविल मामले, सिविल मतलब चोरी चकारी, ये सब हो गया, छोटी मोटी बातें, सिर्फ दीवानी मामले ही देखता है, का निस्तारण करती है, यानी कि ये आपराधिक मामलों का निस्तारण नहीं करती है। आपको ये बताना है सही है कि गलत। दूसरा, लोक अदालत की स्थापना सबसे पहले गुजरात में हुई थी, यानी जो लोक अदालत है सबसे पहले गुजरात में बनी है। तीसरा, लोक अदालत में केवल न्यायिक अधिकारियों यानी जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं की नियुक्ति की जा सकती है, बाकी किसी की नियुक्ति आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं, केवल 2 सही है, 2 और 3 सही है, या सभी के सभी सही है। तो यहाँ पर देख लीजिए, 1 और 2 में ये है ना, केवल 2 सही है, 2 और 3 सब के सब। इसका सही आंसर है दोस्तों बी। ठीक है, केवल 2, मतलब सिर्फ ऑप्शन ये वाला सही है। यानी जो लोक अदालत है इसकी सबसे पहले स्थापना जो हुई थी गुजरात में हुई थी। ठीक है, अच्छा याद रखिए, लोक अदालत में केवल न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होती है, दूसरे अधिकारियों की भी नियुक्ति हो सकती है। और ये पॉइंट भी गलत था कि लोक अदालत में केवल दीवानी मामले सुने जाते हैं। नहीं दोस्तों, यहाँ पर दीवानी मामले यानी कि सिविल मामले और जो आपराधिक मामले होते हैं दोनों के दोनों की सुनवाई होती है, क्योंकि लोक अदालत का मतलब होता है लोगों की अदालत। ठीक है, अब इसके बारे में आपको संक्षेप में समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि गुजरात के तुरंत बाद महाराष्ट्र में 1984 में लोक अदालत की
स्थापना या उस आरंभ हुआ था, सबसे पहले गुजरात में ही हुआ था। ठीक है। सामान्यतया लोक अदालतों में सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर्ड लोग हैं और जो सेवारत न्यायाधीश हैं के साथ साथ न्यायिक अधिकारियों की को नियुक्त किया जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो रिटायर्ड हो गए हैं वो भी नियुक्त होते हैं, इसमें सिर्फ अधिकारी नियुक्त नहीं होते हैं, न्यायिक अधिकारी, इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी नियुक्त हो सकते हैं। समझ गए इस बात को? इसीलिए सही ऑप्शन था सिर्फ दूसरा, बाकी के पहला और तीसरा गलत थे। अगला सवाल है दोस्तों, हमें इन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, परिवेश पोर्टल, एक पोर्टल बनाया गया है सरकार के द्वारा, तो ये पोर्टल किस बारे में है? तो इसका संबंध क्या व्यवसाय करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि बिजनेस में आसानी रहे को बढ़ावा देने के लिए, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए एक पर्यावरण मंजूरी है। यानी जैसे मालूम है ना, बिजनेस खुलते हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब समझ रहे हैं ना, बिजनेस में आसानी लाने के लिए पर्यावरण भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बाधाएं बन जाता है। तो क्या मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी अगर हम देखें तो हम फिर बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे, ये इसमें बताया जा रहा है। तो मतलब क्या उसकी राहत देने के लिए परिवेश पोर्टल आया है, पर्यावरण की मंजूरी देने के लिए किसी भी बिजनेस को। दूसरा, वित्त वर्ष 2022 जो है हमारा के लिए राज्यों को, मतलब अलग अलग राज्यों को राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3% की अनुमति दी जाएगी। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन से सही हैं, पहला या दूसरा विकल्प सही है। केवल एक, केवल दो, दोनों सही हैं, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए, यानी केवल एक। ठीक, यानी सिर्फ पहला वाला ही सही है। और ये वाला गलत इसलिए दोस्तों क्योंकि राजकोषीय घाटे का जो राजकोषीय घाटे की अनुमति दी गई है राज्यों को, वो जीएसडीपी के 3% नहीं है, जीएसडीपी के 4% है। ठीक है, और जिसमें से 0.5% जो है वो आपके, ये देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, विद्युत क्षेत्र के लिए दी गई है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और पहला उत्तर बिल्कुल सही है। जो परिवेश पोर्टल है दोस्तों, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रमोट करने के लिए एक पर्यावरण की मंजूरी है ना, पर्यावरण की मंजूरी मात्र है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है हमारा 5वां। रामानुजाचार्य के बारे में आपको सबको पता है, ये भक्ति आंदोलन के बहुत बड़े संत थे। तो इनके संबंध में कुछ कथन दिए हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा असत्य है, यानी गलत कोई एक लिखा हुआ है, 3 सही होंगे। चलिए, पहला है, हाल ही में इनके नाम पर एक स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बनाया गया है। दूसरा, यह स्टैचू विश्व की सबसे बड़ी धातु निर्मित प्रतिमाओं में से एक है। तीसरा, ये विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक थे। और चौथा, विशिष्ट अद्वैतवाद के अनुसार जीवात्मा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। तो बताइए दोस्तों इसमें से असत्य कौन सा है? तो सही उत्तर है दोस्तों डी, असत्य है। यानी विशिष्ट अद्वैतवाद का अनुसार जीवात्मा ब्रह्म दोनों एक ही हैं, ये गलत पॉइंट है। सही क्या है कि विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन ये इन्होंने ही बनाया था। स्टैचू विश्व की सबसे बड़ी धातु निर्मित है, इसमें लगभग 5 धातुओं को मिलाकर के इसे बनाया गया है। 216 फीट ऊंची ये इमारत, ये स्टैचू है, और इसका वाकई में नाम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, जिसका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिपादन भी किया है। ठीक है, और इसके बारे में यहाँ पे मैं बताता हूँ। 11वीं सदी में भक्ति आंदोलन के बहुत बड़े संत हुए श्री रामानुजाचार्य, उनकी स्मृति में ये बनाया गया। उन्होंने जीवन में धर्म, जाति और संप्रदाय सहित सभी पहलुओं में समानता के विचार को प्रोत्साहित किया था। यह प्रतिमा पंच धातु से बनी है। यह स्टैचू विश्व की सबसे बड़ी धातु निर्मित प्रतिमाओं में से एक है। इस स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के चारों ओर भगवान विष्णु के एक जैसे 108 मंदिर, दिव्य देशम भी बनाया गया है। बता दें कि मध्यकालीन संत रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। इसमें 3 तत्वों जैसे कि जिसमें ईश्वर यानी कि ब्रह्म, जीव यानी कि आत्मा तथा प्रकृति को नित्य माना गया है। इस दर्शन के अनुसार, अब देखिए दर्शन कहता क्या है कि जो जगत है और जो जीवात्मा है दोनों ब्रह्म से भिन्न है, मतलब दोनों ब्रह्म से अलग है, लेकिन ये जन्मे दोनों के दोनों ब्रह्म से ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल उसी प्रकार से जुड़े हुए हैं जिस प्रकार से सूर्य अपनी किरणों से जुड़ा हुआ है। समझ गए? तो ये इन्होंने बताया है। खैर कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। 6th हमारे साथ में है दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी जी के बारे में, क्योंकि आपको मालूम है 4 फरवरी को अभी इनकी जयंती मनाई गई है, तो इनके ऊपर प्रश्न आपको ध्यान देना है, इसीलिए इस प्रश्न को मैंने रखा भी है। इनका पहला है, पंडित भीमसेन जोशी कौन थे? तो आपको बताना कौन से कथन सत्य हैं। 2 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं। पहला, ये किराना घराने से संबंध रखने वाले सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। दूसरा, इन्हें इनकी जन्म शती पर साल 2021 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। अब आपको बताना है केवल एक सही है, 2 सही है, एक और 2 दोनों सही हैं। इनमें से कौन सा उत्तर सही है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, यानी कि ये किराना घराने से संबंध रखने वाले सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं। बिल्कुल सही बात है, ये किराना घराने से ही हैं। घराने होते हैं जैसे कि बहुत सारे, तो ये किराना घराने से हैं और इन्हें भारत रत्न मिला तो है लेकिन 2021 में नहीं,
चलिए अब इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर इन्हें मिला था भारत रत्न 2008 में, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ठीक है, इसलिए दूसरा पॉइंट गलत हो गया। तो इनकी पंडित भीमसेन जोशी जी का जन्म जो है वो 1922 में 4 फरवरी को था। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सुप्रसिद्ध गायक हैं। इनके द्वारा भाई इन्होंने ही गाया है, अगर आपने सुना होगा दूरदर्शन पे, मिले सुर मेरा तुम्हारा, यही हम वो गायक, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इस बात को। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो घराना है दोस्तों, ये घराना है आपके यूपी में, है ना, ये घराना यूपी में है। और इसमें और भी कई बड़े बड़े थे किराना घराने में। और ये इसलिए पड़ा क्योंकि उत्तर प्रदेश के कैराना नामक एक छोटे से शहर के नाम पर किराना घराना नाम पड़ा हुआ है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग थे, जैसे कि आपने सुना होगा अब्दुल वाहिद खान, सुरेश बाबू माने, हीराबाई बडोटकर, रोशन आरा बेगम जैसे प्रसिद्ध कलाकार हुए, ठीक है। तो इनके बारे में इतना ही। चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों। आपको बताना है कि किस मंत्रालय ने हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा कलाकारों के लिए पेंशन और चिकित्सा सहायता की योजना संचालित की जाती है? किसके द्वारा ये संचालित की जाती है? संस्कृति मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय जो है ये सहायता करता है 60 की उम्र से ऊपर जो कलाकार हैं जिनके पास आर्थिक रूप से तंगी है, तो उनको ये पेंशन और चिकित्सा दोनों सहायता मुहैया करवाता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ, और इसका आंसर यहाँ पर है जिसे आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पर ये देख लीजिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। और अगले करंट अफेयर के साथ मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।